हेलो एवरीवन। तो ये कल जो टेस्ट हमने अपलोड किया उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो आज उन्हें फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं और फिर अपना न्यू टेक्स्ट देखेंगे। ठीक है। आई थिंक कि आप लोग टेस्ट पेपर खूब अच्छे से लगा रहे हैं। इस समय पूरी जी जान लगा दीजिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। मेरा काम है बताना, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। बाकी जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आता या जिनको बहुत ज़्यादा समझ में आता है वो अपने हिसाब से देख लें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कहाँ से रह गया था। तो 96 क्वेश्चन कह रहा कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए काल्पनिक और छोटा, बी काल्पनिक और बड़ा, सी वास्तविक और छोटा, या डी वास्तविक और बड़ा। ठीक है। तो देख लेते हैं कि हमारे इसमें क्या कह रहे हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना अंतिम प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही आंसर है। और हाँ, उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो मुझे कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, मुझे एक एनर्जी देते हैं और जो कहते हैं कि बहुत अच्छा है। मतलब अगर कोई कहते नहीं है कि क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, तो अगर पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो अच्छा रहता है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी बातें भी बताते हैं, जैसे कहीं मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसे सुधारती हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है। तो उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची से है। सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकेंड, दो सूचियाँ दी गई हैं जिन्हें हम अक्सर मिलान करते हैं। ये सूची फर्स्ट प्रक्रम है और ये सूची सेकेंड उद्योग है। ठीक है। ऑप्शन है भंजन, रबर, बी प्रगलन, पेट्रोलियम, सी हाइड्रोजनीकरण, तांबा, और डी वल्कनीकरण, खाद वसा। तो कौन किससे संबंधित है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो जो आपका भंजन हो जाएगा वो आपका पेट्रोलियम। ठीक है। तो भंजन आपका हो जाता है पेट्रोलियम से, प्रगलन आपका होता है तांबा से। आई थिंक ये पता ही होगा, अगर जिसको नहीं भी पता, जो नए एस्पायरेंट जुड़ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं। तांबा का काम होता है प्रगलन करना, है ना, मतलब प्रगलन तांबा से। हाइड्रोजनीकरण आपका खाद वसा से हो जाएगा और वल्कनीकरण आपका बचा रबर। ठीक है। तो रबर से हो जाएगा, यानी A2D1। अब A2D1, तो देखिए सी ऑप्शन अपने आप में यहाँ आंसर हमको मिल गया है, A2 और D1। इसके बाद में ये दोनों भी आपको मिल ही गए हैं। तो आई होप आंसर आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, बी एथिलीन, सी ऑक्सीटोसिन, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर जो एथिलीन आपका है ये एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और यह फलों को पकाने का कार्य करता है। जिसे हम कभी कभी बोलते नहीं है कि देखिए कभी कभी क्या आपने केला देखा होगा, है ना, फ्रूट्स जो पकाए जाते हैं, पपीता हो गया, तो इनमें आपका जो एथिलीन होता है इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एथिलीन, फलों को पकाने का काम आता है। आई थिंक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, बी मलेरिया, सी हैजा, या डी हेपेटाइटिस। तो देखते हैं कौन सा वायरस से होता है, कौन सा जीवाणुओं से होता है। देखिए हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है जो आपको पता ही है कि 1-2 साल में करंट में रहा है, क्योंकि उसके टीके बनाए गए, ईजाद किए गए हैं ना, जो HBV नामक वायरस के कारण होता है। और इस रोग के कारण लीवर में सूजन एवं जलन पैदा होती है। आपने हेपेटाइटिस 1, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का नाम सुना होगा। 1-2 साल पहले करंट में रहता था, अभी भी बीच में कभी कभी रहता है। तो जब टीके इसके ईजाद किए जा रहे थे तो उसके बारे में ये करंट में खूब रहता था। तो जो कह रहे हैं कि वायरस द्वारा होता है वो आपका हेपेटाइटिस होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कह रहा कि पहाड़ी क्षेत्रों गोइटर एक सामान्य बीमारी है। कारण आर पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो नीचे दिए गए कोड का चयन करके सही उत्तर का चयन करना है। आप कोड जानते ही हैं, ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी कई बार देखिए मिसमैच कर देते, तो ध्यान रखना है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। सी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। देख लेते हैं पहले गोइटर के बारे में। देखिए क्या पहाड़ी क्षेत्रों में जो बात हो रही कि पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की मात्रा कम होती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन कम मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए वहाँ घेंघा रोग यानी गोइटर देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो यहाँ सही है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन सही है। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। ऑप्शन ए धमनियों के कठोर होने से, बी सिराओं के कठोर होने से, सी किडनी में स्टोन निर्माण से, या डी उपर्युक्त सभी। तो देखते हैं क्या सही हो सकता है। देखिए ये बात कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं होता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन एलडीएल अशुद्ध कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रीय कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक होने पर हृदय तथा मस्तिष्क को रक्त प्रवाह वाली धमनी की भीतरी दीवारों पर यह जम जाता है। आप देखते होंगे ना कि आपका जो दिल, कहते हैं दिल धड़क रहा है, वो पंप करता है, वो अच्छे ब्लड और गंदे ब्लड को अलग करता है, पंप करता है, और सारी धमनियों में और सब जगह जाने के लिए वो पुश करता है। जब जैसे किसी पंप में कोई गंदगी जम जाएगी तो पानी की मात्रा कम हो जाएगा ना, तो वैसे खून के पंप में अगर गंदगी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो ये खून बराबर मात्रा में नहीं जाता है। अब किसी खेत को पानी चाहिए 1 लीटर, वहाँ धीरे धीरे करके जा रहा 50%, मतलब आधा लीटर, तो प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी। वही यहाँ कह रहे हैं कि जो धमनी की भीतरी दीवारों पर ये जम जाता है और थक्का बनने से आपका हार्ट अटैक आता है। आप देखते हो नहीं, हार्ट अटैक में सांस नहीं आती, तो जो सीना होता है उसको लोग पुश करते हैं, पंप करते हैं, वो इसीलिए पंप करते हैं कि ब्लड जाए वहाँ तक। इसका जो मोटा मोटा मतलब है, जो मुझे समझा, मतलब मुझे लग रहा कि जैसे आम भाषा में बोलते हैं, वो मैंने आपको समझाया, क्योंकि कठोर होने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए दिया है यहाँ पर सूची फर्स्ट में ईईजी मांसपेशी, बी ईसीजी आँख, डी ईओजी मस्तिष्क, डी ईएमजी हृदय। ये आपकी सूची सेकंड में दी गई है और ये चीज़ें आपकी सूची फर्स्ट में दी गई हैं। तो इनका सही जो मेल करना है वो दिखाते हैं करके, ठीक है। इनको सुमेलित करना है, ठीक है। किसी ने कुछ नहीं कराया होगा तो ईसीजी तो कभी ना कभी, आई थिंक, कभी कराया होगा, हालांकि ना कराना पड़े, ठीक है, बट कराया होगा। तो आपको ईसीजी से अगर एक चीज़ आ रही है तो वो आ रही है हृदय, ठीक है। ईसीजी आपकी हृदय की होती है, ईईजी मस्तिष्क की होती है। तो मैंने ईसीजी करवाया है, मुझे याद है, और ईईजी मैंने कभी नहीं करवाया, मस्तिष्क हो गई। ईओजी भी अगर किसी ने करवाया तो ये आँख का होता है, ठीक है, ईओजी आँख का होता है, और ईएमजी आप कराएंगे तो ये मांसपेशी का होता है। तो यहाँ देख लेते कि क्या कोड हमारा बनने वाला है। देखिए 2 ऑप्शन देख लीजिए, A3 D1, बाकी तो आपने मिला ही लिया है, तो वो भी आपके आंसर आपको मिल गया। आई होप कि आंसर आपको सही से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब आप टेलीविज़न चालू करते हैं तब, ऑप्शन है ध्वनि एवं दृश्य एक साथ आरंभ होते हैं, बी नेक्स्ट कहता है ऑप्शन कि ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है क्योंकि दृश्य को पर्दे पर आने के लिए कुछ समय चाहिए, सी ऑप्शन कहता है कि दृश्य तुरंत आरंभ हो जाता है लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, डी कह रहा है ऑप्शन कि इनमें से कोई नहीं। अब काफ़ी अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये आपके डेली लाइफ से भी जुड़ा है। देखिए टीवी जब चालू होती है या टीवी का जब स्विच ऑन करते हैं तो ध्वनि एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टीवी में ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि कौन से युग में इसमें सही सुमेलित नहीं है। पहली बात तो आपको चारों युग आने चाहिए। ऑप्शन ए स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित, सेकेंड रियो सम्मेलन एजेंडा 21 स्वीकृत, सी जोहान्सबर्ग सम्मेलन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, और डी वार्सा सम्मेलन 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने पर सहमति। अब इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। आई थिंक कि आंसर आ गया होगा। वार्सा सम्मेलन आपका वर्ष 2013 में हुआ था, ना कि 15 में। जो ये कह रहे हैं ना कि 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाता है आपका ऑप्शन, और यही फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है। तो ये तीनों युग में आपको ध्यान रखने सही सुमेलित हैं सिवाय डी के। खैर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइजोफिल्ट्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए यह एक जल जैवोपचार की तकनीक है, इसमें पौधों की जड़ों द्वारा प्रदूषकों को अवशोषित कर जल को परिशुद्ध किया जाता है। सेकेंड कह रहे हैं कि इस तकनीक का प्रयोग मुख्यतः नम भूमियों व ज्वारद नक मुखों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर बता रहे कि उपयुक्त में से कौन सा से कथन असत्य नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पर असत्य नहीं बताना है, सत्य नहीं बताना, सॉरी,
जो सत्य नहीं है वही असत्य है, ठीक है। देखिए, राइजोफिल्ट्रेशन एक जल जैवोपचार की तकनीकी है। इसमें पौधों की जड़ों द्वारा प्रदूषकों को अवशोषित कर जल को परिशुद्ध किया जाता है और इस तकनीक का प्रयोग मुख्यतः नम भूमियों व ज्वारनद मुखों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए किया जाता है। ऐसी ही तकनीक आपकी दैनिक जागरण में देते रहते बीच बीच में। अगर आप लोग जो उसका आता है ना बीच में 2 पेज एक्सप्लेन देते हैं ना बढ़िया से, उसको अगर पढ़ते होगे तो ये तकनीक उसमें दी गई है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि और यह तकनीक आपकी सीसा, पारा, कैडमियम एवं क्रोमियम को आर्द्र भूमि एवं दलदल भूमि से पृथक करता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। इन्होंने कहा है कि दोनों पर विचार करें, तो कौन सा असत्य, तो ना तो पहला और ना ही दूसरा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट करें कि जैविक विविधता शब्द का प्रयोग प्रथमतः किया गया। ऑप्शन है WC रोजेन द्वारा, B EO विल्सन द्वारा, C रेमंड F दसमान, या D इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग प्रथमा किया गया था, ठीक है। देखिए, जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में रेमंड F दसमान द्वारा किया गया था, जबकि जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में WG रोजेन द्वारा किया गया था। अगर प्रथमा प्रयोग होगा तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, और जैव विविधता शब्द का प्रयोग केवल होगा, प्रथमा नहीं होगा, तो फिर WC रोजेन द्वारा हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को याद रखना। यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन में ध्यान देना कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं। आई होप कि आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन है सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, B औरंग बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश, C सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य केरल, D भद्रा बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक। अब इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो बताना है। देखिए, जो बात हो रही है आपका जो सही सुमेल है वो इस प्रकार कि सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। यानी कि इसके बाद में औरंग बाघ अभ्यारण्य आपका असम में है, सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य आपका महाराष्ट्र में है, और भद्रा बाघ अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में। तो जो एक सही सुमेलित है वो तो फिलहाल आपका ये सुमेलित है, जो नहीं सुमेलित वो ये नहीं सुमेलित, ये नहीं और ये नहीं। अभी मैं इसके नाम लिख देती हूँ। देखिए, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में TM, औरंग बाघ अभ्यारण्य आपका आसाम में AS, और सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य आपका ये आपका महाराष्ट्र में तो MH, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर भी पता चल गया और इन जो तीनों गलत सुमेलित थे वो भी पता चल गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि 10% के नियम के प्रतिपादक थे। ऑप्शन है लिंडेमान, B LG टांसले, C ओडम, या D ग्रीनेल्स। अब ये 10% का नियम क्या है, ये आपको पर्यावरण परिस्थितिकी में बताया जाता है, ठीक है। तो देखिए, आपके आंसर में भी बता रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशी होता है। यह प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाती है और इस स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। देखिए, ये तो हो गई किताबी भाषा, शायद किसी को आ जाए समझ में, किसी को ना भी आए, थोड़ी दिक्कत मिले। मैं आपको बताती हूँ जो हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। देखिए, ये आपकी जो परिस्थितिकी पर्यावरण में यूज होती हैं चीज़ें, ये हो गई आपकी घास, ठीक है। इसको खाया मान लीजिए खरगोश ने खाया पेट भर के, तो 100% खाएगा, ठीक है। अब खरगोश ने इस घास को खाया, जैसे हम खाना खाते हैं हमें ऊर्जा मिलती है, वैसे खरगोश ने खाया, उसे ऊर्जा मिली। अब खरगोश को किसने खाया, मान लीजिए खरगोश को कुत्ता भी खा सकता है, यहाँ पर डॉग, या फिर मान लीजिए कि खरगोश जंगल में है तो उसे बाघ खा सकता है, ठीक है। अगर कुत्ते ने खाया या बाघ ने खाया, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका बाघ, नहीं हिंदी इंग्लिश हो गया, कोई बात नहीं। तो खरगोश अगर 100% किसी चीज़ को खाएगा तो अपनी वो भी तो ऊर्जा से दौड़ेगा, भागेगा, कोई है ना। तो क्या होता है कि जब कोई जानवर घास को खाएगा, या कोई भी एक व्यक्ति या कुछ भी, तो वो जो ऊर्जा प्राप्त करेगा वो पूरी ऊर्जा, तो अगर खरगोश को जब बाघ खाएगा तो बाघ को खरगोश खाने से पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी। यहाँ पर खरगोश के द्वारा कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। मान लो 10% हो गया, खेलता है, कूदता है, फुदकता है, दौड़ता है, भागता है। जब बाघ भी कभी जानवरों को पकड़ते थे, देखते हो जानवर भागते पहले जान बचाने, 10% या 20% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। मान लो 20% ह्रास हो गया तो 80% बाघ को मिली ऊर्जा।
अब बाघ को कोई खाएगा या बाघ का कुछ होगा तो उसकी जो ऊर्जा आगे स्थानांतरित हो जाती है, एक दिवसीय स्थानांतरित हो रही है तो पूरी ऊर्जा वहाँ तक नहीं जाती है, उसमें ह्रास होता रहता है। तो इसका एक नियम बनाया है। और किसने बनाया है? तो ये जो नियम बनाया ये लिंडेमैन ने बनाया। लिंडेमैन का नियम बोलते हैं या 10% का नियम बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हालांकि आप दृष्टि की है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बहुत अच्छी पारिस्थितिकी पर्यावरण की बुक है, तो और भी होगी पर्यावरण पारिस्थितिकी की, मैंने और तो नहीं पढ़ी है, मैंने दृष्टि की पढ़ी है, उसमें भी इस नियम को अच्छे से बताया है। और अगर क्लास टीचर आप कोचिंग कर रहे हैं तो क्लास टीचर भी आपको अच्छे से बताते हैं। तो यहाँ पर आंसर में तो किताबी ज्ञान लिखा है, लेकिन जो एक नॉर्मल भाषा में जो मैं समझी थी और जो मुझे समझ में भी है वो इस तरीके से होता है कि कोई जानवर अगर किसी चीज़ को खाता है, दूसरा उसका जब उपभोग करता है तो वहाँ से ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इतनी चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो ज़रूर बताना। वैसे मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, किसी ने मुझे कमेंट में किसी 1% सिंगल व्यक्ति ने मुझे आंसर नहीं बताया, तो कोई नहीं, आपकी मर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष 5 शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाले राज्यों का सही क्रम है। ऑप्शन है तमिलनाडु, मिजोरम, केरल, महाराष्ट्र। बी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम, केरल। सी मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। या डी केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम। तो कह रहे हैं कि राज्यों का सही क्रम है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो आपके शीर्ष 5 शहरी जनसंख्या वाले राज्य हैं, शहरी जनसंख्या वाले, वो हो जाएगा पहले गोवा, लेकिन यहाँ पर गोवा का नाम इन्होंने दिया नहीं है, कोई नहीं। पहले होगा गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर महाराष्ट्र। यहाँ पर इन्होंने 4 राज्यों का नाम दिया, तो यहाँ हम आगे जोड़ लेते हैं एक राज्य। सी आपका हो जाएगा यहाँ पर गोवा। ठीक है, गोवा के बाद में ये शहरी जनसंख्या पूरी ऐसे बनेगी, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला है। ऑप्शन ए हमीरपुर, बी बागपत, सी श्रावस्ती या डी बलरामपुर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला। ठीक है, श्रावस्ती, हमीरपुर, कानपुर नगर, बागपत, फतेहपुर। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जो जिले हैं वो आपके इस तरीके से हैं, उसमें से सी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी इन्होंने कानपुर का नाम नहीं दिया, श्रावस्ती, हमीरपुर, कानपुर नगर, बागपत, फतेहपुर। तो श्रावस्ती आपका न्यूनतम हो जाएगा, बाकी आप उससे देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2011 या 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी पंचम या डी षष्ठम। ठीक है, तो 2011 में कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है और ये द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं भारत में प्रजनन काल माना जाता है। ऑप्शन है 18 से 25 वर्ष, बी 20 से 40 वर्ष, सी 15 से 49 वर्ष या डी 18 से 60 वर्ष। तो जो भारत में प्रजनन काल माना जाता है वो आपका माना जाता है 15 से 49 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि किसी नगरीय क्षेत्र की विशिष्टता में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए वहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, बी कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% और गैर कृषि कार्यों में संलग्न ना हो, सी वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर हो, डी वहाँ नगर पालिका, नगर निगम या छावनी बोर्ड आदि स्थापित हो। ठीक है, तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए प्रश्नगत विकल्पों में जिस तरीके से पूछ रहे हैं, किसी नगरीय क्षेत्र की विशिष्टता में शामिल नहीं है क्योंकि नगरीय क्षेत्र के न्यूनतम 75% कार्यशील पुरुषों का गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना आवश्यक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर विशिष्टता में शामिल नहीं है। ठीक है, आई थिंक आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अब आपके ये सीसेट के स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य ₹100 अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 20% की हानि पर, यानी जब हम 100 मानते कोई वस्तु 100 की थी, इन्होंने 20% की हानि पर बेची तो वो 80 की हो गई। कह रहे हैं अगर वो 100% पर बेचते तो 5% का इनको फ़ायदा होता। ठीक है, कह रहे हैं ना,
कि उस पर लाभ हुआ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य था। ऐसे ही तो अगर सॉल्व करते बहुत सारे लोग वो 100 करके और इंटू करके ऐसे कुछ, तो वो वाला मुझे नहीं समझ में आता फॉर्मूला, मैं नहीं कर पाती, साफ सीधी सी बात है। और मुझे ये एक सर है काफ़ी अच्छा उन्होंने सिखाया, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें उस तरीके की पसंद आती हैं और समझ में आती, पसंद की बात अलग है, समझ में आती हैं। तो देखो जब 20% की हानि होती है तो उसको 1/4 या इस तरीके से आप बोल लेते हैं ना, 25% पे 1/5, तो ऐसे गया, ऐसे मैं कर लेती हूँ अपने तरीके से। तो मैं इसको आप बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है, तो मेरा आ रहा है ये 400, यानी कि ऑप्शन सी आपका। इसको आप अपने अकॉर्डिंग करना, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, ठीक है। इसको भी देखते हैं फटाक से। देखिए तो ब्लड रिलेशन का जब आप ऐसे इस तरीके से निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा पिता, ठीक है। इकलौते का मतलब होता है कि एक ही पुत्र, ठीक है। इकलौता यानी स्वयं, तो गोपाल गोविंद का स्वयं, मतलब गोपाल जो है वो स्वयं है, तो अतः गोपाल जो है वो गोविंद का पिता है। तो पिता यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये संख्या दी गई है, इनको देखते हैं पहले, जोड़ घटा गुणा भाग जो भी करके कैसे आ रही, तो इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा वो हमें देखना है। देखिए तो इसको इस तरीके से जब निकालेंगे, 462 में आप 40 को अगर माइनस करोगे तो 420 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 422 आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका जो सही संख्या नहीं दी गई वो आपकी ऑप्शन ए, सॉरी हाँ, ये आपकी 422 सही नहीं दी गई है, ठीक है। ये गलत, यहाँ पर ये 420 आना चाहिए या 422 आ रहा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अब मैंने उसमें 42 किया, फिर 40, फिर 38, फिर 36, तो ऐसे मेरी संख्याएं जो थी वो निकलती चली गई। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पीडीएफ में भी दिया गया है, पर मैंने अपने तरीके से निकाला है, आंसर आपका ए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है किंतु राकेश से लंबा है। माधव सबसे लंबा है, आशीष केशव से कुछ छोटा है और शैलेंद्र से कुछ लंबा है। यदि वे ऊंचाई से वर्धमान क्रम में खड़े हों तो दूसरे स्थान पर कौन होगा। एक बार देख लेते हैं। जब इस तरीके से निकालेंगे, केशव शैलेंद्र राघव, फिर केशव शैलेंद्र शैलेंद्र, ठीक है, फिर राकेश शैलेंद्र आशीष केशव और आपका ये है माधव। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा कि दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो दूसरे स्थान पर आपका शैलेंद्र हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मौली बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चला, फिर वह अपने दाईं ओर 6 फीट चला और फिर बाईं ओर घूमकर 4 फीट चला। अंत में वह फिर अपनी बाईं ओर 6 फीट चला। अब वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन ए 60 फीट, बी 6 फीट, सी 5 फीट, या डी 4 फीट। देखते निकाल के पहले क्या होगा। जो मैंने अपने डायरेक्शन के हिसाब से निकाला है, तो ये कह रहे हैं कि जो लास्ट में पूछा है, हाँ, अब वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर है। तो अब मौली बिंदु बी से 4 फीट की दूरी पर है, और हाँ देखिए डी में आपका 4 फीट आंसर दिया गया है, ठीक है। तो मैंने ये ईस्ट वेस्ट वाला बना के निकाला है, तो मेरे हिसाब से आंसर 4 फीट आ रहा है और आपका ऑप्शन में भी 4 फीट ही दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे करंट के क्वेश्चन आ जाएंगे इसके बाद। नेक्स्ट करें कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, ठीक है। ऑप्शन है यूनानी शक कुषाण, बी यूनानी कुषाण शक, सी शक यूनानी कुषाण, या डी शक कुषाण यूनानी। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, मतलब आयोग ने इसको कई बार वहाँ पूछा है, फिर भी मैं बताती हूँ। तो आरओ में भी आता है और आ भी सकता है, तो जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यूनानी शक कुषाण, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि यहाँ पर हो जाएगा यूनानी शक कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट करें कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, बी जयपुर में, सी हिसार में, या डी भोपाल में। राष्ट्रीय, ठीक है। तो आपका जो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, नैम या नियम बोल सकते हैं, जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना अगस्त 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है। और यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। एक नैम भी है, नैम जो है अभी आपकी करंट की संस्था है और ये NIAM है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं करंट का ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा पारकाचिक
ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है हिमाचल, बी लद्दाख, सी कश्मीर या डी सिक्किम। करंट के क्वेश्चन मंथली वाइज इसमें इंक्लूड रहते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो हाल ही में आपका जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल द्वारा किए गए एक अध्ययन ने लद्दाख में पारकच ग्लेशियर के आसपास हिमनद झीलों के निर्माण पर प्रकाश डाला है, जिससे हिमनदों के पीछे हटने और इसके प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं बढ़ गई हैं। हिमनद मतलब क्या होती है? हिमनद ग्लेशियर जो बोलते हैं आपके बर्फ़ के जो बड़े बड़े खंड होते हैं, ठीक है, बर्फ़ से जो झीलें बनी होती है वो हिमनद ग्लेशियर हो गए। तो इसी के बारे में पारकचिक जो आपका है वो लद्दाख में मिला है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी लद्दाख नहीं, हिमालयन, ठीक है, हिमालयन जियोलॉजिकल द्वारा किए गए एक अध्ययन ने लद्दाख में पारकचिक ग्लेशियर, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बात बता दूं, ऑप्शन में इन्होंने हिमाचल प्रदेश को सही किया है, मैंने अभी गूगल में देखा तो लद्दाख ही शो कर रहा है, एक बार आप भी गूगल कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो सही है, लद्दाख ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि कई बार टेस्ट सीरीज में ना माइनर मिस्टेक या ह्यूमन मिस्टेक आ जाती हैं, 2-3 क्वेश्चन, मैं चाहती नहीं हूँ कि अगर मुझे पता चले तो फिर मैं वो बता के आगे निकल जाऊँ, ठीक है। अनजाने में कुछ हो जाए तो वो एक अलग बात है, जानबूझ के तो कभी कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने देख लिया है, लद्दाख ही दिखा रहा है, आप भी एक बार अगर आपको शक हो या डाउट थोड़ा सा लग रहा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है दिल्ली, बी जयपुर, सी गांधीनगर या डी हैदराबाद। सेमीकॉन इंडिया 28 जुलाई को सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन गांधीनगर में किया गया और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की शक्ति का जश्न मनाते हुए एक प्रतिष्ठित मंच के रूप में उभरने के लिए तैयार है। तो ये हो जाएगा आपका गांधीनगर, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि हर साल विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जुलाई, बी 16 जुलाई, सी 18 जुलाई या डी 20 जुलाई। तो हर साल 15 जुलाई के दिन विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 जुलाई, और कुछ चीज़ें हैं जो आप अच्छे से PDF से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने थ्रेड्स नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? ऑप्शन है ट्विटर, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल या डी मेटा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें चर्चा में रहती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा द्वारा जो आपका लॉन्च किया गया है वो थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया गया है, और हाल ही में ये घोषणा की गई थी कि इसे फिलहाल यूरोपीय संघ EU, ठीक है, EU में रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका मेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेकेंड थॉमस सोल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है मलक्का स्ट्रेट, बी दक्षिणी चीन सागर, बी सी आर्कटिक क्षेत्र या डी फिलीपींस सागर, ठीक है। देखिए हाल ही में स्प्रेटली द्वीप समूह के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित सेकेंड थॉमस सोल दक्षिण चीन सागर में एक विवादास्पद क्षेत्र के रूप में उभरा है। जब कहीं पर भी कोई विवाद होता है तो वो क्षेत्र अपने आप में चर्चा में आ जाता है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी राजस्थान। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में जुलाई 2023 के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक है, एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया, और उन्होंने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। कह रहे हैं कि हाल ही में एकल परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय स्थान कहाँ बनकर तैयार हुआ है? ऑप्शन है सूरत, बी गांधीनगर, सी बड़ौदा या डी अहमदाबाद, ठीक है। सूरत डायमंड बोर्स जिसे एकल परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय स्थान माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सूरत, ओके। नेक्स्ट बात हो रही कि हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा क्या है? ऑप्शन है नया टोही ड्रोन, बी AI रोबोट, सी रैंसमवेयर या डी भारत का पहला AI पोर्टल, ठीक है। अकीरा की बात हो रही है। तो हाल के दिनों में अकीरा नाम का एक खतरनाक इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस, देखिए हाल ही के दिनों में अकीरा नाम का एक खतरनाक इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस अपनी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के कारण सुर्खियां बटोर रहा था, और यह परिष्कृत मेलवेयर
पीड़ितों के सिस्टम पर महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी और डेटा को इनक्रिप्ट कर लेता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, रैंसमवेयर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी जम्मू या डी झारखंड। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने कहा कि जम्मू भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करने जा रहा है। ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका जम्मू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रही कैमरॉन बे के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। यह वियतनाम में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, देखिए कैमरॉन खाड़ी एक गहरे पानी की खाड़ी है जो दक्षिण चीन सागर पर वियतनाम के खान होआ प्रांत में स्थित है और यह उत्तर से दक्षिण तक लगभग 20 मील यानी 32 किलोमीटर लंबा और 10 मील यानी 16 किलोमीटर चौड़ा है। तो इस तरीके से आपका केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि यह वियतनाम में स्थित है, लेकिन ये बंदरगाह नहीं है, ये खाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि गिग वर्कर्स बिल पेश करने वाला देश का प्रथम राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, बी हरियाणा, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। देखिए ये बिल पेश हुआ है, अभी ये अधिनियम नहीं बना। बिल और अधिनियम में फ़र्क होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने 21 जुलाई 2023 को राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित जीआईसी वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पेश किया। यह देश का पहला ऐसा विधेयक जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राजस्थान। अच्छा, क्या कुछ लोग जानते हैं क्या कि गिग वर्कर्स किनको कहा जाता है, किस श्रेणी में आते हैं? अगर जानते हैं तो आप बताइएगा, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट करें तो आप बताएं, अगर चैलेंज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फिर आपको इतना पढ़ने का क्या ही मतलब कि आप बताते भी नहीं हैं और बता ही नहीं सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए किस युद्धपोत को उपहार स्वरूप भेंट किया? ऑप्शन है INS तर्कस, बी INS कृपाण, सी INS करुणा या डी INS वागीर। खूब चर्चा में रहा है ये। तो भारत सरकार ने वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए मिसाइल से लैस अपने युद्धपोत INS कृपाण को 22 जुलाई 2023 को वियतनाम को उपहार स्वरूप दिया है। तो बी हो जाएगा आपका INS कृपाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 22 से 24 जुलाई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदी सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ऑप्शन है गया, बी पुणे, सी वाराणसी या डी इंदौर। ठीक है, तो जो आपका ये सम्मेलन किया गया वो शहर है आपका, आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? तो ये आपका वाराणसी में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में कोरिया ओपन सुपर 500 ठीक है बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किसने जीता? ऑप्शन है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी भारत, बी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्दियांटो इंडोनेशिया, सी लियांग वेई केंग और वांग चांग चीन, डी श्रीकांत किताम्बी और बी साई प्रणीत भारत। तो चिंग चोंग होगा तो आप चीन समझ जाइएगा। तो बाकी आंसर हम देखते हैं इसका। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 23 जुलाई 2023 को कोरिया सुपर ओपन 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस डबल का स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि हाल ही में सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? ऑप्शन है उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी ओडिशा या डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो ये योजना ऋण वाली शुरू की गई है, सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की एक पहल है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि टैंकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए समझौता किया गया। ऑप्शन है गृह मंत्रालय और थल सेना के बीच, बी विदेश मंत्रालय और वायुसेना के बीच, सी संस्कृति मंत्रालय और नौसेना के बीच या डी विदेश मंत्रालय और थल सेना के बीच। ठीक है, तो देखते हैं इसको। संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने 18 जुलाई 2023 को टैंकाई विधि को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। जहाज निर्माण की इस 2000 वर्ष पुरानी तकनीक को जहाज निर्माण की सिलाई वाली विधि या टैंकाई पद्धति के रूप में जाना जाता है। तो
तो आंसर सी हो जाएगा आपका, संस्कृति मंत्रालय और नौसेना के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई या डी लखनऊ। ठीक है, तो 20 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में पारंपरिक औषधियों पर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठनों आसियान का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और यह आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार कर किस भारतीय ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है? ऑप्शन ए शमशेर खान, बी अंशुमन झिंगरन, सी आरती शाह या डी वेदांत माधवन। ठीक है, काफ़ी हिम्मत वाला काम है। भारत के ओपन वाटर तैराक अंशुमन झिंगरन ने 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल पार कर एक कीर्तिमान स्थापित किया और अंशुमन नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ये अभी अच्छा है, ऑप्शन बी अंशुमन झिंगरन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने अनुसंधान और विनिर्माण सहित सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी जापान या डी अमेरिका। देखिए सेमीकंडक्टर करंट में रहेगा, चर्चा में रहेगा और अभी इसमें बहुत सारे इजाफे होंगे, बहुत बदलाव होगा क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो सेमीकंडक्टर का ही है। तो नज़र बनाए रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर आपका ये। तो आंसर हम देख लेते हैं। भारत और जापान ने 20 जुलाई 2023 को अनुसंधान और विनिर्माण सहित सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि फांगनोन कोन्याक किस राज्य डैश केंद्र शासित प्रदेश से संसद सदस्य हैं? ऑप्शन ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा या डी सिक्किम। अब आप फांगनोन कोन्याक को सुन के मत सोचना कि चाइनीज व्यक्ति है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लोग हैं कि उधर इस तरीके के नाम रखे जाते हैं। बुद्धिस्ट को मानने वाले काफ़ी सारे वहाँ पर लोग हैं, तो थोड़ा सा नाम रहते हैं चेंज। तो फांगनोन कोन्याक ने हाल ही में राज्यसभा सभापति का पद संभालने वाली नागालैंड की पहली महिला प्रतिनिधि के रूप में इतिहास रचा है। ऑप्शन ए हो जाएगा नागालैंड। यहाँ से आपकी ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई, कोई भी क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग बचा नहीं है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और खूब अच्छे से कर भी रहे होंगे। चलिए तो मिलेंगे हम नए टेस्ट सीरीज़ के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।